गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है यूरिया फॉर्मेशन। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि ह्यूमन बीइंग में जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है दैट इज अमोनिया, वो एक्सक्रीट होता है बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। तो हमारी बॉडी में जो प्रेवलेंट नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो क्या होगा? यूरिया। मोस्टली बच्चे सोचते हैं कि यूरिया जो है वो किडनी से एक्सक्रीट होता है तो प्रोड्यूस भी किडनी के अंदर होता होगा। नो, यूरिया फॉर्मेशन जो होती है वो किडनी के अंदर नहीं होती है। किडनी का मेन काम है उसे बॉडी से बाहर भेजना, दैट इज एक्सक्रीशन करना। लेकिन इसकी कन्वर्शन फ्रॉम अमोनिया वो होती है इन द लिवर। तो जब आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आए तो वहां याद रखिएगा यूरिया फॉर्मेशन जो होती है वो लिवर में होती है, बट यूरिन फॉर्मेशन वो किडनी में होती है। तो देयर इज अ डिफरेंस। और जो यूरिया फॉर्मेशन होती है वो कहां से होती है? अमोनिया से। अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है इनटू यूरिया कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में। सो कैसे यूरिया बनता है, किस जगह पे यूरिया बनता है, कौन कौन से स्टेप्स है जो यूरिया फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यूरिया इज द एंड प्रोडक्ट। यूरिया जो है वो एंड प्रोडक्ट है किसका? नाइट्रोजीनियस जो सब्सटेंसेस है उसके मेटाबॉलिज्म का। जो आपने प्रोटीन खाया, एग खाए, चाहे आपने चिकन मीट कुछ भी खाया, दालें खाई जिसमें प्रोटीन कंटेंट है, उसकी जब ब्रेकडाउन होगी, उसकी जब मेटाबॉलिज्म होगी, तो उसका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोड्यूस होगा वो होगा अमोनिया, और उस अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है इनटू यूरिया। तो यूरिया एक फाइनल प्रोडक्ट है, यूरिया एक एंड प्रोडक्ट है जिसे बॉडी से एक्सक्रीट किया जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि यूरिया इज अ प्रिकर्सर, कि यूरिया को किसी और चीज में कन्वर्ट किया जाएगा। तो यूरिया क्या है? एक एंड प्रोडक्ट किसका? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का, कन्वर्टेड इनटू यूरिया एंड डिटॉक्सिफाइड। हम लोग अमोनिया को क्यों नहीं एक्सक्रीट करते? बिकॉज अमोनिया जो वो हाईली टॉक्सिक होता है और उसे एक्सक्रीट करने के लिए बेहद ज्यादा पानी चाहिए होता है। यूरिया कंपैरेटिवली कम टॉक्सिक होता है और उसे बॉडी से रिमूव करने के लिए कंपैरेटिवली फार लो वाटर चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 लीटर पानी हम दिन का पीते हैं एक नॉर्मल तरीके से यूरिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। यूरिया कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 80 to 90% ऑफ नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस इन यूरिन। जो यूरिन के अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, जो यूरिन के अंदर नाइट्रोजीनियस मेटाबॉलिक वेस्ट है, वो यूरिया कितना कंट्रीब्यूट करता है? 80 to 90%। यूरिया साइकिल इज फर्स्ट मेटाबॉलिक साइकिल। यूरिया साइकिल पहला मेटाबॉलिक साइकिल है जो कि एलुसिडेट किया था बाय सर हेंस एंड कर्ट हेंसलेट। तो हेंस का नाम आपने पहले भी सुना होगा और कर्ट हेंसलेट का नाम भी सुना होगा। इन दोनों ने मिलके इसे पहली बार एलुसिडेट किया था। दैट इज वाई इस साइकिल को हम बोलते हैं कर्ट हेंसलेट साइकिल। तो क्रब जो है बेसिकली किसका नाम है? सर हेंस क्रब। इसका पूरा नाम जो है वो सर हेंस क्रब है, जो आप क्रब साइकिल पढ़ते हो। तो इन दोनों ने मिलकर पहली बार इस साइकिल को एलुसिडेट किया था, इसके बारे में जानकारी दी थी, तभी इस साइकिल का नाम जो है वो क्रब हेंसलेट साइकिल भी कहते हैं। सो एग्जाम में चाहे यूरिया फॉर्मेशन आए चाहे क्रब हेंसलेट साइकिल आए, वो दोनों ही चीजें क्या है? सेम चीजें। और बेशक इन्होंने पहली बार से डिस्क्राइब किया, लेकिन इसकी हर सिंगल रिएक्शन को पर्टिकुलर से एक्सप्लेन किया था रत्नर एंड कोहरान ने। तो इन दोनों ने इनके हर स्टेप की रिएक्शन को बड़े अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया था। यूरिया फॉर्मेशन को डिस्कस करने से पहले हमें यूरिया के स्ट्रक्चर के बारे में जानना जरूरी है। अगर आप यूरिया के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वो ऐसे लिखा होता है NH2 CONH2। तो आप गौर से देखिए, यहां पे 2 अमीनो ग्रुप है और एक कार्बोनिल ग्रुप है। इसमें से एक
NH2 ग्रुप जो है ये डिराइव किया होता है हमने अमोनिया से। दूसरा NH2 ग्रुप जो है ये डिराइव करते हैं हम एस्पार्टेट जो अमीनो एसिड है, और ये CO ग्रुप ये हम डिराइव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप से। तो देखिए जो यूरिया बना है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो उसमें 2 अमोनिया ग्रुप लगे हुए हैं। इसका मतलब सिंगल मॉलिक्यूलर यूरिया कंटेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कहां से आया? पहला जो अमोनिया से, दूसरा एस्पार्टेट से। तो एस्पार्टेट एक अमीनो एसिड है जो अमोनिया ग्रुप इसको दे देता है, और जो CO ग्रुप है ये डिराइव किया गया कार्बन डाइऑक्साइड से। इसका मतलब जब यूरिन पास ऑन करते हो तो आप उसमें अमीनो ग्रुप तो बाहर भेज रहे हो, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर भेज रहे हो। तो मैंने नीट के बड़े सारे पेपर में देखा हुआ है कि वहां पे लिखा होता है कि इन द यूरिया ह्यूमन बीइंग या कोई एनिमल जो यूरिकोटैलिक है, सॉरी यूरियोटैलिक है, तो वो जो एक्सक्रीट करता है वहां क्या क्या एक्सक्रीट करता है। तो वहां पे ऑप्शन दिए होते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, या 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वहां देख के रखिएगा कि 2 अमोनिया के और 1 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बाहर एक्सक्रीट किया जाता है। अब यूरिया फॉर्मेशन जो है ये बेसिकली 5 स्टेप प्रोसेस है, मतलब 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं यूरिया के फॉर्मेशन के लिए। क्या क्या स्टेप्स हैं, पहले उनके नाम पढ़ेंगे। सबसे पहले है कार्बाइड फॉस्फेट की सिंथेसिस होना, दूसरा है सिट्रुलिन का बनना, तीसरा है अर्जिनोसक्सिनेट का बनना, फोर्थ स्टेप इज क्लीवेज ऑफ अर्जिनोसक्सिनेट, देन फाइनल स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। तो ये 5 स्टेप्स हैं जो यूरिया को बनाते हैं। कौन कौन से मैं फिर से डिस्क्राइब करना चाहूंगा। कार्बाइड फॉस्फेट का बनना, उसके बाद सिट्रुलिन का बनना, फिर अर्जिनोसक्सिनेट का बनना, देन क्लीवेज होना अर्जिनोसक्सिनेट का, और एंड में यूरिया का बन जाना। कैसे ये स्टेप काम करते हैं हम इसे डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे एक साइकिल ड्रा किया हुआ है, यू कैन सी क्लियरली। सबसे पहले क्या होता है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल एक अमोनिया ग्रुप के साथ जुड़ जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 1। तो कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 1 एंजाइम की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल अमोनिया ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा और वो बनाएगा कार्बोमाइल फॉस्फेट। ठीक है, तो पहला क्या लिखा हुआ है, जैसे हमने यहां पे लिखा हुआ था सिंथेसिस ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट। तो कैसे, एक अमोनियम ग्रुप एक कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप वो बना देगा कार्बोमाइल फॉस्फेट, किसकी प्रेजेंस में, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज। तो आपको एंजाइम का नाम भी गलती नहीं लगेगी, क्योंकि जो प्रोडक्ट बना है उसी के नाम पे एंजाइम का नाम है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज। अब बात आती है यहाँ 1 क्यों लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये जो रिएक्शन है, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप, ये लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मैंने यहाँ लिखा भी है माइटोकॉन्ड्रिया, और यहाँ पे लाइन डाल के दिखाया हुआ है कि ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप जो है लीवर के, दैट इज हेपेटोसाइट के माइटोकॉन्ड्रिया वाले हिस्से में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 1, क्योंकि वैसा ही एंजाइम उसके साइटोप्लाज्म में भी होता है। इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश हम नाम दे देते हैं कि जो एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में वो नंबर 1 पे है, जो एंजाइम साइटोप्लाज्म में है वो नंबर 2 पे है। तो जो साइटोप्लाज्म में एंजाइम है वो नहीं, जो माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 1, वो रिस्पॉन्सिबल है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को जुड़ाने में और उसका कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाने में। ये एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। यहाँ पे 2 एटीपी के मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू 2 एडीपी, और यहाँ पे 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाएंगे। अब कार्बोमाइल फॉस्फेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही कन्वर्ट हो जाता है इनटू सिट्रुलिन, बट कन्वर्शन के लिए इसे चाहिए एक अमीनो एसिड, दैट इज ओरिनथीन। तो ओरिनथीन एक अमीनो एसिड है, ये इस स्टेप में काम आता है, ये कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ जुड़ के कन्वर्ट कर देता है इनटू सिट्रुलिन
इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रांसकार्बोक्सिलेज। तो कौन सा एंजाइम पहले था? कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेसिस, अब दूसरा एंजाइम है ट्रांसकार्बोक्सिलेज। ये दोनों एंजाइम कहां पे प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया में। यहां पे बड़े सारे ऑब्जेक्टिव निकलते हैं। कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेसिस कहां पे होता है फॉर्मेशन? वो होती है लीवर में। लीवर में कहां में? माइटोकॉन्ड्रिया में। कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेसिस 1। ठीक, फिर ट्रांसकार्बोक्सिलेज एंजाइम कहां पे प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या करता है वो? कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेसिस को कन्वर्ट कर देता है इनटू सिट्रोलिन इन द प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसिड ओरिजिन। ठीक, सिट्रोलिन और ओरिजिन ये दोनों बेसिकली अमीनो एसिड हैं, और ये ऐसे अमीनो एसिड हैं जो हमारे प्रोटीन का कंटेंट नहीं बनाते, बिकॉज इसका कोई कोडान नहीं होता। तो हमारे जो जीन है उसमें ऐसा कोई कोडान नहीं है जो कि ट्रांसलेशन करवाए सिट्रोलिन के लिए और ओरिजिन के लिए। तो ये कभी भी प्रोटीन का पोर्शन या प्रोटीन का कंपोनेंट नहीं बनाते, ये फ्रीली अवेलेबल ऐसे रहते हैं। सिट्रोलिन जो है देन ये माइटोकॉन्ड्रिया से निकल के आ जाता है इनटू द साइटोप्लाज्म। मैंने यहाँ साइटोप्लाज्म लिख दी होगा। अब जो 3 रिएक्शंस हैं वो साइटोप्लाज्म में होंगी। तो साइटोप्लाज्म में क्या होगा? सिट्रोलिन इन द प्रेजेंस ऑफ एस्पार्टेट ये कन्वर्ट होके बना देगा अर्जिनिन सक्सिनेट। ठीक है, और ये फिर से एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। यहाँ पे एटीपी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एएमपी और 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी एटीपी कन्वर्ट हुआ था एडीपी में। एटीपी के कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। फॉस्फेट मॉलिक्यूल कितने रिलीज हुए? 2, क्योंकि एक एटीपी से एक। आप एटीपी को अगर देखें तो ये होता है एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, मतलब उसके पास सिंगल फॉस्फेट है। ये होता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, मतलब उसके पास 2 फॉस्फेट है। ये होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, मतलब उसके पास 3 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। अगर एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब एक फॉस्फेट हटा दिया जाए। तो यहां पे एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट किया तो 2 एटीपी से 2 एडीपी बने, मतलब 2 फॉस्फेट रिमूव हुए। एक इसका और एक मॉलिक्यूल नीचे होगा, उसका भी फॉस्फेट रिमूव कर दिया गया। ठीक है, तो ओवरऑल इस रिएक्शन में 2 फॉस्फेट रिमूव हुए, लेकिन 2 एटीपी मॉलिक्यूल से। इस रिएक्शन में एक ही एटीपी से 2 फॉस्फेट निकाल दिए गए। तो हम फिर से स्टडी करेंगे। ये 3 फॉस्फेट थे, इसमें से एक फॉस्फेट निकालोगे तो एडीपी बन जाएगा, और इसमें से अगर 2 फॉस्फेट निकालोगे तो ये एएमपी बन जाएगा। तो देखा जाए तो हम इस रिएक्शन को वैसे भी लिख सकते हैं कि भाई 2 एटीपी मॉलिक्यूल कन्वर्ट होके 2 एडीपी बन गए, क्योंकि हमने 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल को निकाला हुआ है। होपफुली आपको पता चल गया होगा कि मैंने ये क्यों लिखा कि हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 एटीपी मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गए हैं 2 एडीपी में, 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल निकल गए हैं। आप ऐसे लिखिए, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक एटीपी मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो चुका है इनटू एक एएमपी मॉलिक्यूल में, और 2 फॉस्फेट रिलीज होंगे। जैसे भी लिखना चाहिए आप लिखिए। जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है अर्जिनोसक्सिनेट। ये अर्जिनोसक्सिनेट then convert हो जाएगा into arginine in the presence of enzyme arginosaccinate synthetase enzyme। देखिए जो प्रोडक्ट बनना है उसी के ऊपर उसका नाम है। तो ये वाला एंजाइम और ये वाला एंजाइम दोनों सेम है। ये भी अर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज, अर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज, तो सेम एंजाइम ने 2 स्टेप की इन्वॉल्वमेंट कर ली है। तो पहले इसने अर्जिनोसक्सिनेट बनाया था, अब इसने अर्जिनिन बना दिया। ये अर्जिनिन अगेन एक अमीनो एसिड है। ये इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर एंजाइम दैट इज एराजिनेज ये बनाएगा ओरिएंटिन एंड यूरिया। तो देखिए यहां पे 5वें स्टेप में यूरिया बना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। दैट इज व्हाई हमने लिखा था, शुरू में ही बताया था कि 5 स्टेप की प्रोसेस है, और 5वें स्टेप में जब यूरिया बनता है तो यूरिया के साथ साथ क्या बन गया? ओरिएंटिन। तो आप ध्यान से देखिए, ओरिएंटिन को हमने सेकेंड रिएक्शन में शुरू किया था, और 5वीं रिएक्शन में ओरिएंटिन फिर से प्रोड्यूस हो गया। इट मींस
ओरिएंथिन जो है वो रीजनरेट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ओरिएंथिन को यूटिलाइज कर दिया गया, वो खत्म हो गया, नहीं। ओरिएंथिन को अगर हमने यूज किया तो फाइनल स्टेप में फिर से उसे रीजनरेट कर दिया गया है, और ये वाला ओरिएंथिन देन मूव कर जाएगा इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया और फिर से उस रिएक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 स्टेप है, और 5 स्टेप में कौन कौन से एंजाइम रिस्पॉन्सिबल हुए हैं, ये आपने इनके नाम, स्टेप्स के नाम और एंजाइम के नाम को याद रखना है, बिकॉज एग्जाम में क्या होता है कि वहां पे सीक्वेंस दी होती है। ठीक है, मैं अगर आपको बताऊं तो 2012 के जो नेट का पेपर आया था, नेट जेआरएफ का पेपर था, उसमें वहां पे दिया हुआ था एज सच ये साइकिल, लेकिन स्टेप मिसिंग थे, आपने उस स्टेप को भरना है, इंक्लूडिंग द एंजाइम एंड एटीपी मॉलिक्यूल शो करने थे, कहां कहां पे कितने यूज हुए हैं, तो ये वहां पे क्वेश्चन आया हुआ था। अब हम नेट रिएक्शन की बात करते हैं, तो नेट रिएक्शन में देखिए सबसे पहले आपने अमोनियम आयन को अमोनिया को यूज किया था, हमने अमोनिया लिखा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को यूज किया था, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल लिखा हुआ है। देन एस्पार्टेट को यूज किया था, हमने एस्पार्टेट भी लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ 3 एटीपी, 2 एटीपी यहाँ पे, 1 एटीपी यहाँ पे, तो 3 एटीपी को आपने यूटिलाइज किया, और इन रिटर्न हमें फाइनली क्या मिलता है, हमें फाइनली मिला हुआ है यूरिया, ठीक, फ्यूमेरेट। फ्यूमेरेट में बताऊंगा, यहाँ पे शायद मेरे से मिस हो गया, यहाँ पे एथिलीन के साथ फ्यूमेरेट भी एक बाय प्रोडक्ट बनता है, तो यहाँ पे बनता है यूरिया, फ्यूमेरेट, जो एटीपी 2 थे वो कन्वर्ट हो गया इनटू 2 एडीपी, 2 फास्फेट जो यहां से रिलीज हुए हैं, और एक डबल फास्फेट जो कि एएमपी के बनने से रिलीज हुआ। चाहो तो यहां पे आप एएमपी भी लिख सकते हैं। तो दैट इज द नेट रिएक्शन। ये नेट रिएक्शन बड़े काम की है, क्योंकि ये भी पेपर में आती है कि इसमें से एक वो 4 रिएक्शन दे देंगे नेट रिएक्शन, आपको एक चूज करनी है यूरिया फॉर्मेशन में कौन सी रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल है। तो ये एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने आज पढ़ा है, यूरिया फॉर्मेशन है। आप इसे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिए। मैं फिर से इसे क्विकली रिवाइज करता हूं कि यूरिया फॉर्मेशन जो होती है वो लिवर में होती है रादर देन इन किडनी। यूरिया कहां से बनता है, ये अमोनिया की कन्वर्शन से बनता है, और इसकी कन्वर्शन के लिए 5 स्टेप्स रिस्पॉन्सिबल है और डिफरेंट एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, और इसके साथ साथ हमें चाहिए एटीपी, कुछ अमीनो एसिड जैसे कि अस्पार्टेट, ओरिएंथिन, ये वाले अमीनो एसिड्स। यूरिया फॉर्मेशन अगर लिवर में हो रहा है तो लिवर के सेल को बोलते हैं हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स के 2 जगह पे ये साइकिल कंप्लीट होता है। पहले 2 स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, और अगले 3 स्टेप साइटोप्लाज्म में होते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिए कौन से स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे हैं, कौन से स्टेप जो है वो साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं। तो होपफुली आज का वीडियो आपको समझ आ गया होगा। कल हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू।